जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टूडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में आप लोग ज़बरदस्त तरीके से लगे हैं, ठीक? तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश का यानी कि इंग्लिश का जो आपका 50 नंबर का जो इंग्लिश का जो एग्जाम होगा सब्जेक्टिव का, उसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊँगा कि आपका एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और आपको किस प्रकार से वहाँ आंसर लिखना है, ठीक? तो जिस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक उसी प्रकार से मैं खुद अपने हाथ से हैंड राइटिंग से आपको नोट्स तैयार किया हूँ और एक ना ट्रिक के साथ, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आप लोग जैसे कि इस यानी कि कहने का मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग जैसे कि 1 नंबर में जो लिखा है ऐसे यानी कि निबंध, इसको तो आप लोग रट लिए होंगे, जो मतलब डिसिप्लिन रटे होंगे, माई हॉबी रटे होंगे या तो आपका जो फेवरेट फेस्टिवल है वो रटे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग रटे होंगे या क्लाइमेट चेंज होता है या पॉल्यूशन जो भी आप लोग पढ़े होंगे, तो ठीक है। लेकिन जैसे कि आजकल लड़का लोग क्या करता है, ये 2 नंबर जो एक्सप्लेन के लिए जो क्वेश्चन आता है, उसमें आप लोग फँस जाते हैं कि एक्सप्लेन क्या करना है, कौन नया क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ मैं 3-4 लाइन का आपको एक मतलब इंग्लिश का जो हेडिंग होता है उसको मैं दूँगा, उसका तो आप लोग रट लेते हैं, तो आपका कोई भी आंसर ना मतलब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, या तो पोएट्री सेक्शन से हो, यानी कि पोएट्री से हो या तो प्रोज़ सेक्शन से हो, दोनों में से किसी दोनों में से कोई एक सही रहेगा। कहने का मतलब है दोनों में से रहेगा, तो आपको उसको क्लियर बहुत आसान तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक? तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँ, पहले मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो होगा, पहले किस प्रकार से होगा वहाँ, ठीक ना? देखिए, ये जो लिखे हैं सेक्शन बी आपका, जैसे कि कहने का मतलब है कि आपका जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा होगा सब्जेक्टिव, होगा ना सब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव में आपको तो 50 नंबर का मिलेगा, यदि आप लोग 100 मिलेगा, आपको 50 ही करना है और सब्जेक्टिव का आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा, ठीक? तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक ना? चलिए, लड़का लोग क्या करते हैं कि थोड़ा-सा ऊपर में देख लिया कि ये बताया हुआ है उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि मैं इसको कंप्लीट सॉल्यूशन ही बताऊँगा, ठीक है ना? और अंतिम समय में मात्र आपका 6-7 दिन एग्ज़ाम बचा है, इसी 6-7 दिन में यदि आप लोग इस पीडीएफ को पूरा कर लेते हैं, तो हम कम आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में आपको कम से कम 35-40 नंबर आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से मिलेगा, ठीक? तो चलिए, देरी ना करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? चलिए, देखना है कि सेक्शन बी में जो आपका रहेगा, सेक्शन बी पहला नंबर में आपको रहेगा ऐसे यानी निबंध लिखने का रहेगा। इसमें से निबंध आप लोग एगो को लिखते हैं तो आपको 8 नंबर मिलेगा, ठीक ना? तो निबंध भी आपको देखिए ये इम्पोर्टेंट निबंध इसमें लिखा गया है, इसी में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना? चलिए, देखिए इसमें आपको डिसिप्लिन दिया हुआ है, फीमेल एजुकेशन दिया है, एम इन माय लाइफ दिया यानी कि मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, फेस्टिवल आपका जैसे कि होली हुआ या तो बसंत पंचमी जो भी आप लोग पढ़ते पढ़े हैं, उसके बाद माय हॉबी हो गया, उसके बाद स्टूडेंट लाइफ हो गया और ग्लोबल वार्मिंग। यही 4-5 जो है ऐसे, इसी में से आपको एक मिलेगा, जिसको आप लोग कर लिए होंगे, और नहीं किए हो तो आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक? उसके बाद देखना है कि दूसरा नंबर में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। हाँ, यानी कि आपको क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेनेशन करना है, वो प्रो सेक्शन से रहेगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेगा, आपको 1 का आंसर देना है तो आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक? उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में भी एक्सप्लेन करने का है, चौथा नंबर आपको एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, छठा नंबर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखना है, ये 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 5 लिखना है, इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक? उसके बाद पैसेज, पैसेज वो रहेगा, उसके बाद क्विज़ रहेगा, यानी कि मतलब ये पैसेज का ये संक्षेपण हुआ, तो पैसेज भी रहेगा आपको, इसमें से 4 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये तो ट्रेलर हुआ, बाकी उसका जो पूरा सॉल्यूशन है इस वीडियो के नीचे में उसका सॉल्यूशन भी पूरा मैं बताऊँगा, ठीक ना? देखना आगे देखिए। उसके बाद देखना है कि आपका क्वेश्चन जो अब जो मतलब जो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपका 6 क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको, 6 क्वेश्चन मिलेगा। 6 क्वेश्चन में आपको समरी इसमें देखना, प्रो सेक्शन से समरी मिलेगा, पोएट्री से भी समरी मिलेगा। इसमें 3-3 इसमें भी 3 रहेगा, इसमें भी 3 रहेगा, ठीक? इसमें से क्या-क्या आने वाला है उसको मैं नीचे इसका लिखा हूँ, ठीक ना? उसके बाद एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, अंतिम समय में क्या होता है कि सर हम समरी नहीं तैयार कर पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समरी से क्या ज़रूरी है कि मान लेते हैं, इसमें आपका तो 7 नंबर में आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, 6 क्वेश्चन में तो आपको 3 ही का आंसर देना है ना? तो आप समरी को लिखिए, या तो प्रो सेक्शन से लीजिए या पोएट्री सेक्शन से लीजिए। यदि उसको भी आप लोग नहीं कर पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके वीडियो के नीचे में मैं ये लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा, ये फिक्स क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन फिक्स है, वो 4 क्वेश्चन का आप लोग कर लेते हैं, तो पक्का 1 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा परीक्षा में, ठीक? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? उसके बाद देखना है, उसके बाद तो इसके बाद एकदम देखना है कि ये जो लिखा है कि मैच द नेम ऑफ पोएम एंड पोएट्री का नाम रहेगा, नहीं कवि कविता का नाम मैच करना है, और ट्रांसलेशन तो परीक्षा में भूल से ही नहीं देखना है, क्योंकि ट्रांसलेशन तभी आप लोग हाथ लगेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन जो पूरा नहीं जानते हैं, आज का वर्ड मीनिंग आप लोग कहीं भूल जाएँगे, या तो कहीं उसका टेंस रूल भूल जाएँगे, तो फिर बनाने में दिक्कत है, ट्रांसलेशन देखना ही नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ मैच करना है ऑथर नेम जो रहेगा, यानी कहने का मतलब है, इसमें इसको आप लोग एगो करना है, एगो इसको करना है, टोटल 5 हो गया, और 5 10 15 10 नंबर तो हो गया, और एक 4 क्वेश्चन में आपको एक ही बनाना है, उससे आपको 5 नंबर उठाना है, ठीक ना? तो उसमें से आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाइए, या तो आप कोई एक समरी लिखिए, ठीक ना? चलिए, ये तो ऊपर का जो ऊपर-ऊपर व्यू है, उसको देख लिए। देखिए, इसमें बगल में सब लिख दिए हैं। इसमें से कोई 3 क्या लिखेंगे, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, सभी क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक ना? चलिए, ये तो ऊपर-ऊपर व्यू हो गया, बाकी अब नीचे इसका पूरा सॉल्यूशन देखिए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक ना? देखिए,
दूसरा नंबर में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पहला तो सिलेबस था ना जो कैसे-कैसे परीक्षा में पूछा था उसका नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन है। 1 नंबर का तो एक्सप्लेनेशन वही रहा कि जो स ऐसे पूछेगा आपको उसको लिखना है। दूसरा नंबर देखिए, चलिए अब देखते हैं कि दूसरा नंबर जो आपको जो क्वेश्चन रहेगा लिखा रहेगा उसमें एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि आपको नीचे दिया रहेगा 4 क्वेश्चन, इसमें कितना रहेगा? इसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक एक का आंसर करना है। तो वो आंसर आपको कैसे करना है? सिर्फ आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ये जो ट्रिक हम लिखे हैं ना कि शॉर्ट रूल एकदम बिल्कुल लिखे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा यानी कि चाहे प्रो सेक्शन से हो या तो पोएट्री सेक्शन से हो, सिर्फ आपको इसको कर लेते हैं। इसी में से क्या करना है कि मेन-मेन जो हम जगह खाली छोड़े हैं, यहाँ खाली छोड़े हैं, फिर यहाँ खाली छोड़े हैं, फिर यहाँ खाली छोड़े हैं और यहाँ भी खाली छोड़े हैं, यानी कि 2 लाइन यहाँ खाली छोड़े हैं। बस ये क्या करना है आपको, ये 3 लाइन आपको खुद से लिखना है। वो भी आपको कैसे लिखना है मैं आपको इसी में बता दूँगा, ठीक है ना? सिर्फ लेकिन देखिए, कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको सिर्फ आप लोग पढ़ लेना है। अब बाकी खाली-खाली जगह में क्या है उसको मैं आपको बता देना। देखिए, इसको क्या करना है कि आपको एकदम बिल्कुल रट लेना है। देखिए लिखा गया है कि द गिवन लाइन हियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द देखना है कि वो क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा तो वर्ड मिलेगा, जैसे कि आपको कहीं देखने को मिल गया यानी कि सीज़न का बारे में मिल गया देखने को, समझ जाना कि वो ऑटो ऑटम से दिया गया है, ठीक है ना? उसके बाद कहीं से आपको फ्री थी क्या कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फीलिंग फास्ट, आपको कहीं फीलिंग देखने को मिल गया, फ्रेश देखने को मिल गया, तो समझ जाना कि वो द नाउ द लीव्स आर फीलिंग फास्ट से उठाया गया है। या तो कहीं आपको कल्चर देखने को मिल गया, तो समझ जाना कि वो कहाँ से उठा गया है, वो उठा उठा लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। तो क्या करना है कि आपको सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो शॉर्ट टाइप जो लिखे हैं ना रूल, इसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ जितना हम लिखे हैं ना कि द गिवन लाइन हियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द, यहाँ जैसे कि आपको यदि वो पोएट्री सेक्शन से ऊपर में रहेगा, तो वहाँ लिखना है कि फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन, POETRY, फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन ऑफ आवर प्री-स्क्रिप्ट टेक्स्ट बुक रेनबो, इट इज़ फ्रॉम मान लेते हैं कि आपको ऑटो ऑटम से लिखने को मिल गया, तो लिखना है कि मान लेते हैं कि ऑटो ऑटम हो गया, उसके बाद मान लेते हैं कि यह पोएट्री सेक्शन से था, उसके बाद मान लेते हैं कि आपको ऑटो ऑटम से मिल गया, तो यहाँ लिखना है कि ऑटो ऑटम, हाँ, यहाँ छोटा जगह नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा। ऑटो ऑटम रिटन बाय क्या लिखा था? रिटन बाय जॉन कीट्स, ठीक ना? तो वो आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद इन द, देखिए थोड़ा गंदा आ गया, इसको हम लोग चेंज कर, देखिए ये तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, बाकी इसमें लिखना आपको यहाँ क्या लिखना है कि वही पोएट्री सेक्शन का दे देना है। उसके बाद वो जिस क्या कहते हैं कि वो जिस चैप्टर का नाम, वो चैप्टर जो भी होगा, जैसे कि ऑटो ऑटम रहा या तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रहा, उसको यहाँ लिख देना है। बाकी रिटन बाय यानी कि उसको किसने लिखा है, यानी कि कल्चर से लिए हैं तो महात्मा गांधी लिखे होंगे, ऑटो ऑटम से लिखे होंगे जॉन किट्स से लिखे होंगे, ठीक है ना? या तो एन क्या कहते हैं कि ये आपको शोल्डर से लिया होगा, तो शोल्डर से कौन लिखे हैं? रूबर ब्रूक ने लिखा है, हाँ, ठीक है? तो उसको आप लोग लिख देना है। बाकी ये 3 लाइन क्या करना है, वो जो क्वेश्चन है ना, यानी कि जिस समरी से लिया गया, उसी समरी का बीच का 2 लाइन लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक? तो ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्या लिखा गया कि 3 नंबर में भी सिर्फ आपको वही करना है कि जो आप लोग 1 नंबर में 2 नंबर में चेक किए, एक्सप्लेनेशन का यहाँ लिखे हैं ना कि सेम रूल एज़ 2 नंबर, कहने का मतलब है जितना उसमें था 2 नंबर का, जिस प्रकार आप लोग उसका आंसर लिखिएगा, उसी प्रकार आपको 3 का भी आंसर लिखना है। पूरा उसको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। खाली क्या करना है, यहाँ आपको लिख देना है कि यदि ऊपर में मतलब पूर्व सेक्शन से लिया होगा तो नीचे वाला पोएट्री से लिया होगा, या तो ऊपर वाला पोएट्री से लिया होगा, इसको प्रोज से लिया होगा, सेम रूल करना है उसमें भी, ठीक? इसको आप लोग रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि चौथा नंबर में क्या था। चौथा नंबर में लेटर से आपका पूछेगा। लेटर का भी मैं नीचे इसका फॉर्मेट बनाया हूँ, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, ये तो फॉर्मल इनफॉर्मल ये आप लोग जानते हैं, सिर्फ आप अभी एग्जाम का बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना? लिखना है कि 4 नंबर का जो लिखे थे, उसका देखना है कि यदि आपका परीक्षा में फॉर्मल लेटर आ गया, ठीक ना? यानी कि आपको प्रिंसिपल के ऊपर दे दिया, हाँ, प्रिंसिपल दे दिया या तो हेडमास्टर या कुछ भी लिखा होगा, तो उसको आपको परीक्षा में कैसे लिखना है वो देखना है। कि मान लेते हैं, देखिए जैसे कि आपको पूछ दिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 2 डेज लीव, फॉर सम डेज लीव, यानी कि आपको कुछ 2 दिनों की छुट्टी के लिए, या तो आपको लिखना बोलेगा कि एसएलसी के लिए आप लोग लिखिए, हाँ, एसएलसी के लिए लिखिए, सीएलसी के लिए लिखिए, ठीक ना? तो उस प्रकार के जो आपको लिखा जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर में क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर हम लिख के आपको दे रहे हैं कि इसको क्या करना है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को आपको रट लेना है। बाकी आपका जैसे कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी कि जिसके ऊपर आपको छुट्टी या मतलब आवेदन लिखने के लिए एप्लीकेशन बोला जाएगा, तो वो क्वेश्चन में ऊपर में दिया हुआ रहता है, उसी से उठा लेना है कि फ्रॉम 2 डेज लीव, या तो फ्रॉम अटेंडिंग रिसेप्शन पार्टी, यानी कोई भी जिसके ऊपर में आपको पूछा जाएगा, या तो बर्थडे पार्टी में आप जा रहे हैं उसके लिए छुट्टी मांग रहे हैं, तो फुल लिखना है कि यहाँ तो लिख देना सब्जेक्ट। बाकी क्या करना है कि ये तो बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है ना? ऊपर में देखिए लिखा गया है द प्रिंसिपल, नाम लिखिए, प्रिंसिपल बोलिए या तो आप हेडमास्टर बोलिए। उसके बाद बाकी यहाँ स्कूल का नाम लिखिए, XYZ इंटर स्कूल कटोरिया लिखे हैं। उसके बाद आपका जो स्कूल का नाम होगा वो लिखना है, बाकी यहाँ डेट लिखना है, ठीक है ना?
डेट में आपको क्या करना है, देखिए डेट भी अच्छा से लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एग्जाम कितनी तारीख को, यानी कि 6 तारीख को है, तो लिखना है कि 6 तारीख है, तो हम 6 तारीख ही डालें इसमें। 6 फरवरी या मंथ का नाम लिखना है, ये नहीं कि 6/2/2024 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक। यानी कि 6 फरवरी 2024 दे देना है। बाकी क्या करना है कि सब्जेक्ट तो आप लिख देंगे, मतलब लिख देना आपको। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद लिखना है कि सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल या कॉलेज, आप लोग जो बोलिए। उसके बाद बाकी क्या करना है, मान लेते हैं कि आप 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है कि सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मंडे लास्ट, यानी कि पिछले शनिवार से, यानी कि सोमवार से हम बुखार से पीड़ित हैं। सो आई एम अनेबल टू ज्वाइन माई क्लास। हाँ, इसलिए यानी कि उसके बाद क्या करना है कि मान लेते हैं कि देखिए कहने का मतलब है थोड़ा सा ये पढ़ने में थोड़ा हम रखा है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए आपको तो बता दिया कि सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको आगे क्या करना है कि सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखे है ना, सर हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। हाँ, उसके बाद लिखना है कि आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज क्लास 12, ठीक है। उसके बाद ऐसे मान लेते हैं 2 दिन छुट्टी के लिए लिए हैं, आपको यहाँ लिखना है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मंडे लास्ट, सो आई एम अनेबल टू ज्वाइन स्कूल। उसके बाद डेट डेट देना है कि 6/2/8, हो गया खत्म। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू डू सो, आई 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 शैल बी ग्रेटफुल। क्या लिखना है कि आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, यानी इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। बाकी आपको यानी से लिखना है योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, बाकी यहाँ अपना नाम XYZ कुमार लग डालिए, आप लोग इसमें स्कूल क्लास डालिए, ठीक, ये सब हो जाएगा। आगे देखना है कि 6 नंबर क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। 6 नंबर में जब आप लिखिएगा, 6 नंबर में आपको पैसेज मिलेगा, तो पैसेज को कैसे वहाँ रीड करना है वो देखना है। यदि आप लोग पैसेज पढ़ के समझ जाते हैं तो अति सुंदर की बात है। यदि आपको समझ में आपको नहीं आ रहा है पैसेज की क्या दिया है कि नहीं दिया है, उसको कैसे बनाना, देखिए यहाँ लिखे हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले पैसेज में दिए गए क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करेंगे और क्वेश्चन में लिखे गए वर्ड को पैसेज में ढूंढने या खोजने का प्रयास करेंगे। जहां से क्वेश्चन कुछ लाइन मिलेगा, वहीं से उस प्रश्न का आंसर अगले फुल स्टॉप तक लिख देना है। कहने का मतलब है कि पहले आपको क्या करना है कि पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले क्या करना है कि वो क्वेश्चन को पढ़ना है। वो क्वेश्चन का कोई भी लाइन यदि पैसेज में कहीं से मिल मिल गया आपको, तो वहीं से अगला फुल स्टॉप तक क्या करना है कि उस क्वेश्चन का आंसर दे देना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप लोग समझ जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलना है कि यही है नंबर उठाने वाला, यही है 7वां नंबर जो आपको ऑप्शनल रहेगा क्वेश्चन। इसमें आपको नंबर उठाने का एकदम 100%, 15 नंबर में आप एकदम 100 में, मतलब कहते हैं कि 100% चांस है कि आप 15 में 15 फुल ठोक के आइएगा, ठीक है। देखना है कि इसमें कैसे इसको बनाना है। देखना है कि आपको 7वां नंबर में मिलेगा, समरी देखने को मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा ना, उसमें आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा और एफ मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, 6 क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि ए नंबर करके बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा। ये 6 क्वेश्चन मिलेगा। 6 में सिर्फ आपको 3 का ही आंसर देना है। कितना का आंसर देना है, सिर्फ 3 का आंसर देना है। तो 3 में आपको क्या क्या करना है, आप तो समरी एकदम पढ़े होंगे, तो समरी एक लिखना है। अब बाकी 2 लिखना है, क्या करना है, बाकी 2 के लिए सिर्फ आपको वो कवि कविता का नाम मैच करना है, आपको 15 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं थोड़ा समरी में हम लोग क्या क्या वहाँ आ सकता है, आने का चांस। देखिए समरी में जो लिखे हैं, तो जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसको यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो मतलब आप लोग समरी तो तैयार किए होंगे ना, इतना दिन से पढ़े तो समरी आप लोग पढ़े होंगे। तो जो आप लोग समरी पढ़े हैं तो उसी को आप रिवीजन करिए, उसी में से कोई एक समरी आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक। और यदि आपको लगता है कि सर समरी अभी तक हम तैयार नहीं किए हैं, तो उसका भी आपको नीचे में उसका भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है परीक्षा में, ठीक है। चलिए, ये आप लोग समरी कर लीजिएगा। वो था पोएट्री सेक्शन से। उसके बाद ये है प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से भी हम 5-6 को समरी लिए हैं। इसमें देखिए, ये समरी आपको अभी नहीं पढ़ना, जो आप लोग समरी पहले पढ़े हैं सिर्फ उसी को रिवीजन करना है, ठीक ना। चलिए, और यदि आप ये भी समरी बोल रहे हैं कि बार बार की समरी आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं, तो उसके नीचे सोल्यूशन है पूरा, आप लोग उसको देखना है, हो जाएगा, ठीक ना। देखना है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को छोड़ देना है। आपको यहाँ क्या लिखे हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, यानी कि 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से कोई एक आंसर लिखना है। इसको बोलते हैं, क्या लिखे हैं कि छोड़ देना है। यदि यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं याद है तो इसको क्या करना है, इसको छोड़ करके समरी को लिख देना है, और बाकी 2 कवि कविता का नाम मैच कर देना है। लेकिन यदि आपको समरी अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, तो इसका मैं आंसर नीचे लिखा हूँ। इसमें 4 क्वेश्चन फिक्स है, यानी कि हर एक साल वही 4 क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार, तो वो नीचे उसका आंसर है, उसका आप लोग को देख लेना है। चलिए, अभी तो हम बोले कि इसको छोड़ देना है, लेकिन नहीं, यदि आप समरी को नहीं बना पाते हैं तो इसको बनाना है, उसका नीचे उसका आंसर मैं लिखा हूँ, ठीक ना। उसके बाद डी नंबर में क्या लिखा है, देखिए डी नंबर में लिखा है कि मैच द नेम ऑफ द पोइट गिवन इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, यानी कि कोई, यानी कि
कवि और कविता का नाम देगा, उसको आपको मैच करते हैं, इसमें आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन हुआ, ये कोई क्वेश्चन कहीं से जाएगा नहीं, ये 100% आएगा। और अधिकतर बच्चा यही करता है कि समरी लिखिए, तो हो सकता है कि कहीं आप छूट 2-4 बार छूट गया तो उसमें नंबर काट लेगा, लेकिन ये 5 नंबर फिक्स से आपको नहीं कटेगा, ठीक। देखना है कि इसमें क्या है, आपको ये यानी कि ये जो क्या कहते हैं कि ये पोएट्री सेक्शन से जो मिलेगा आपको, इसमें से आपको क्या है, ये 10 इसमें फिक्स है, यही 10 में आपको 5 देखने को मिलेगा। देखिए हम इसको भी लिख दिए हैं, हम तो इसमें 10 दिए हैं, परीक्षा में आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। 10 आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्या लिखे हैं 1 नंबर में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने लिखा है कि जॉन डॉन ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है कि वाल्ट विटमैन ने लिखा है। उसके बाद नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट किसने लिखा है, W.H. एडिसन ने लिखा है। उसके बाद एन एपिटाफ किसने लिखा है कि वाल्टर डेलामारे ने लिखा है। फिर लिखा है कि ऑड टू ऑटम किसने लिखा है कि जॉन किट्स ने लिखा है। द सोल्डर किसने लिखा है तो रूबर्ट ब्रूक ने लिखा है। फिर लिखा है कि द मैकैविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है, T.S. इलियट ने लिखा है, ठीक ना। उसके बाद फायर एम किसने लिखा है कि के एन दारूवाला ने लिखा है। स्नेक किसने लिखा है, D.H. लॉरेंस ने लिखा है। उसके बाद माई ग्रैंड मदर क्या लिखा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा है तो कमला दास ने लिखा है। इसमें कितना है टोटल, इसमें 10 है, लेकिन इसमें आपको 10 लेकिन परीक्षा में आपको यही 10 में से कोई 5 मिलेगा। ये नहीं कि हम 5 ऊपर का पढ़ लेते हैं बाकी नहीं, माने कि ये 10 क्लियर करते हैं तो 5 नंबर आप एकदम इसको फिक्स करिए, ठीक। ये हो गया। उसके बाद नीचे क्या करें, इसमें देखिए क्या लिखे हैं, ये हम पूरा बात इसमें लिख दिए हैं। इसमें लिखे हैं कि इसमें कोई 5 ही आपको आंसर देना है, ये नहीं यानी कोई 5 ही आएगा उसी को 5 को आंसर देना है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, ये देखिए अब क्या लिखे हैं इसमें, ये क्या करना कि क्या लिखे हैं इसमें कि ट्रांसलेशन तभी छूना है जब उसका वर्ड मीनिंग जानते होंगे। अगर टेंस रूल याद है, वर्ड मीनिंग जानते हैं तो तभी टेंस को छूना है। लेकिन देखिए इसको हम कहते हैं कि मत छूइए, आप लोग परीक्षा में इसको मत देखिए, ट्रांसलेशन आपको बनाना ही नहीं है, ठीक ना। ए नंबर और बी नंबर में जो आपको समरी मिलेगा, उसी 6 में एक समरी लिखिए, ठीक ना। और उसके बाद आपको जो ऊपर में डी नंबर था कवि कविता का नाम मैच करना है, उसको मैच करिए, ठीक ना। उसके बाद लास्ट आ जाना है आपको एफ नंबर में। एफ नंबर नीचे देखिए, ट्रांसलेशन को नहीं देखना है, ठीक ना। इसमें क्या देखना है, इसमें भी आपको नाम यानी कि लिखे हैं कि द मैच द नेम ऑफ ऑथर, ऑथर बोलिए, पोइट बोलिए, और उसका वर्क जो निकाल तो उसको कंपोजिशन बोलिए, कोई भी बोलिए वो भी मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें से आपको 10 मिलेगा, इसमें से भी आपको 10 को नीचे मिला देते हैं, आपको पक्का 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन फिक्स है, ये मतलब आना तय है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखना है कि ये 10 हम लिखे हैं लेकिन परीक्षा आपको 5 ही मिलेगा, लेकिन हम लोग 10 को देख लेते हैं क्या क्या है। पहला नंबर में है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है तो महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक ना। भारत इज माई होम किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। क्या लिखा है कि ए पिंच ऑफ सनम किसने लिखा है कि मनोहर मलगांवकर ने लिखा है। फिर क्या लिखा है कि आई हैव ए ड्रीम, देखिए ये आई हैव ए ड्रीम ये परीक्षा में इस बार आने का चांस ज्यादा है। यदि आप लोग इसको पढ़े नहीं पढ़े हैं तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसी यही समरी इस बार आने का ज्यादा चांस है, ठीक ना। तो आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है कि मार्टिन लूथर किंजर ने लिखा है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा है कि P.A. विलियम रसेल ने लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए द आर्टिस्ट किसने लिखा है कि सिगा नोया ने लिखा है। ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है कि जर्माइन ग्रीर ने लिखा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 8वां नंबर में कि हाउ फ्रेश इज द फ्रेश किसने लिखा है D.L. फायर्स ने लिखा है, ठीक ना। उसके बाद द अर्थ नीचे है कि द अर्थ किसने लिखा है कि H.E. यानी कि H.E. बेट्स ने लिखा है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर में क्या था। 10वां नंबर में लिखा है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स ट्रेवर्स आइज किसने लिखा है तो ये पियर बुक बुक ने लिखा है, ठीक ना। उसके बाद देखना है कि ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है एंटन चेखव ने लिखा है। आप लोग इसको बढ़िया से देख लेना है, ठीक ना। देखिए कहने का मतलब याद सब कर लेना है, इसमें लिख दिए हम नीचे सब लिख दिए हैं, याद सब कर लेना है, एग्जाम में कोई 5 ही आएगा, ठीक ना। यानी 5 नंबर फिक्स है। इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सअप में जुड़ जाइएगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद नीचे देखिए थोड़ा सा है, ये एक्स्ट्रा हम क्यों लिखे हैं कि आपका जो हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इसमें से कम आपको 10 नंबर पक्का यही इसी से आपको देखने को मिलेगा। हम देख पूरा क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करने के बाद हमको पता चला कि क्वेश्चन हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन यहीं से आता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। उसको देख लेते हैं। ये भी क्या है देखिए, कहने का मतलब है कि ये इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि राइट 5 इंडियन राइटर हु राइट इन इंग्लिश एंड देयर वर्ड, माना कि जो भारतीय का जो मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय जो इंग्लिश का लेखक है उसका 5 गो नाम लिखना है, और उसने क्या क्या बुक लिखा उसको भी साथ में लिखने के लिए बोल देता है। यानी कि ये हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो देख लेना है थोड़ा सा कि रोजा रॉय किसने लिखा, द लिखा है कि द सर्पलैंड एंड द रोप ने लिखा है। उसके बाद द मुल्क राज यानी कि मुल्क राज आनंद क्या लिखा है अनटचेबल लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है 3 नंबर में लिखे हैं कि
आर के नारायण ने किसने लिखा है कि द गाइड लिखा है। उसके बाद लिखना है अभी 6वां नंबर में क्या लिखा है कि मनोहर मलगांवकर जो था, यानी कि मनोहर मलगांवकर, उसने क्या लिखा है देखना है कि ए बैंड इन, थोड़ा सा देखना है, ए बैंड इन द गंगेज, ए बैंड इन द क्या लिखा है, गंगेज लिखा है, ठीक ना, तो आपको देख लीजिएगा यहाँ थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, गीतांजलि लिखा है। ये आपको एकदम पक्का आपको ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी कि कहते हैं कि इंग्लिश का इतिहास, यानी कि हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। चलिए, उसके बाद देखना है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आप लोग गीतांजलि याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि राइट द नेम ऑफ इंडियन इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, यानी कहने का मतलब है कि इंडियन का जो लेखक था किस चीज को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर चुका है, वही इसमें पूछा जा रहा है। तो देखना है कि 1 नंबर में क्या लिखा है कि बंकिम चंद्र, क्या लिखा है कि ये चपाध्याय, हाँ, क्या लिखा है कि चट्टोपाध्याय, हाँ, ये क्या है, ये तो इंडियन का, इसको नोबेलिस्ट पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन कब मिला है, क्यों मिला, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कंपटीशन का काम है, अभी सिर्फ आप लोग सिर्फ याद रखिए, ठीक ना। उसके बाद देखना है दूसरा नंबर में क्या लिखा है कि खुशवंत सिंह ने क्या लिखा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखा है, क्या लिखा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक बुक लिखा है, ठीक ना, खुशवंत सिंह ने। उसके बाद विक्रम सेठ आप लोग याद रखिए। उसके बाद क्या लिखा है कि झंपा लोहारी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्या है ये अनीता देसाई, ये इंग्लिश का क्या कहते हैं कि ये नॉवलिस्ट है जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। परीक्षा में ये आपको दे सकता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में सीधा मिलता है, ठीक ना। उसके बाद देखना है आप लास्ट में क्या लिखे हैं कि 5 इंडियन पोइट हु राइट इन इंग्लिश, यानी कि जो भारतीय, वही 1 नंबर में जो था वही है, यानी कि जो भारतीय लेखक का नाम लिखना है, जो जो अपना भारत का जो है, अपना मूल मूल ये भारत का जो है, जो पुस्तक लिख चुका है, ठीक ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो अभी बताया गीतांजलि। सरोजिनी नायडू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बोलता है कि हु इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कोकिला किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू को करते हैं, ठीक ना। उसके बाद कमला दास हो गया, जिसने क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर हाउस लिखा था। के एन दारूवाला हो गया, ठीक ना, तो ये आप लोग याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद विक्रम सेठ, निसीम इजिकेल, ए के रामायणा हुआ। उसके बाद अरुण कलक, क्या लिखा है कि अरुण कलक टकर दिलीप चित्र है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक ना। बाकी देख लेना है थोड़ा सा, देखिए उसमें हम क्या लिखे थे ऊपर में, इनफॉर्मल लेटर का थोड़ा सा उसमें देने भूल गए थे हम। तो इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल रहा है। यदि आपको परीक्षा में इनफॉर्मल नहीं दिया, यानी कि प्रिंसिपल या कॉलेज के ऊपर नहीं दिया, तो यदि इनफॉर्मल दे दिया तो उसको भी देख लेना है। इनफॉर्मल का आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए क्या लिखा है। इनफॉर्मल में आपको क्या करना है कि पहला स्टेप, माने कि टोटल ये 7 स्टेप में लिखा था, करना ना 7 स्टेप में। तो पहला स्टेप में आपको एड्रेस लिखना है कि आप जहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिखे हैं कि नथानी निवास, चांदनी चौक, देवघर 81 41 लिखे हैं, तो आप लोग जहाँ से आप लोग लिखेंगे वहीं से आपको दे देना है, ठीक ना। अब एग्जाम हॉल भी आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको डेट देना है। डेट में थोड़ा ध्यान देना है कि आपको मंथ का नाम डिजिट में लिखना है, दिन का नाम डिजिट में लिखना है, और बाकी एकदम वर्ड में लिखना है, जैसे कि लिखा है ना 4 फरवरी 2024 लिखे हैं, आप लोग जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद लिखना है तीसरा नंबर में कि आपको उसको क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है, कि आपका वो क्या है, कि डियर मॉम है, डियर डैड है, डियर फादर है, डियर सिस्टर है, यानी कि लिखते हैं ना हम लोग कि प्रिय माता जी, प्रिय पूज्यवर पिताजी जो लिखते हैं, तो वही इसमें लिखना है, ठीक। उसके बाद आगे कैसे उसको लिखना है, तो पहले इसमें हाल चाल उसको पूछना है ना कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई होप यू विल बी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कहने का मतलब है कि तुम कैसे हो, मैं आशा करता हूँ कि आप भगवान के दया से अच्छे ही होंगे। उसके बाद कहना कि आई एम फाइन हियर वेल बाय द गॉड ग्रेस, कहने का मतलब मैं भी यहाँ भगवान की दया से अच्छा हूँ। बाकी जो ये 2 लाइन गैप लिखे हैं, ये जिसके ऊपर मान लेते हैं कि आप पापा को आपको पैसा कुछ भेजने के लिए आपको बोला जा रहा है, या तो आप कोई बर्थडे पार्टी में उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, या तो आपको क्या करना है, आप एग्जाम का खुशी के बारे में बता सकते हैं कि मेरा एग्जाम खत्म हो गया, मैं इतना इतना मेरा इस तरह का स्कोर आएगा, या तो मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। ये 2 4 लाइन आपको जो परीक्षा में जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, उसको परीक्षा में आपको खुद से लिखना है, क्योंकि हमको थोड़ा ना पता है कि परीक्षा में क्या आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या करना है, खुद से आपको भरना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद लास्ट में फिर इंड करना है, लिखे हैं कि प्लीज कैन बी माई बेस्ट रिग्रेट टू एल्डर एंड लव टू यंगर, कहने का मतलब लास्ट में ना लिखते हैं कि मेरे तरफ से बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को शुभ आशीर्वाद जो देते हैं लास्ट में, ये थोड़ा रिस्पेक्ट दे देना है उसको। उसके बाद एंड करना है कि योर लिविंग सन, या तो डॉक्टर जो भी आप हैं उनको लिख दीजिएगा, अपना नाम यहाँ लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। और लास्ट में जहाँ आप पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हो गया। आप देखना है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं, ये वही हो गया, 7 स्टेप में लिखना है, ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये भी हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से उठाए हैं,
इसको यदि आप लोग कर लेते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट परीक्षा में मिलता है कि गीतांजलि हु इज रिटन बाय, यानी कहने का मतलब गीतांजलि किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। आप लोग बोले होंगे कि सिर्फ 10 गो सर पढ़ेंगे तो उसमें से आपको 10 नंबर थी, क्या कहते हैं कि यानी कि पूर्व सेक्शन से 10 था और पोएट्री से 10 था, यानी 11 था, टोटल 21 था, 21 में तो आपको 10 नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि गीतांजलि इज रिटन बाय, कहने का मतलब गीतांजलि किसने लिखा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या लिखे हैं कि ये परादेसाई लॉस्ट किसने लिखा है, कि जॉन मिल्टन ने लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है कि देखिए तीसरा नंबर में ये लिखा गया है कि द वास्ट लैंड किसने लिखा है, टी एस एलियट ने लिखा है। ये लगभग 20वीं सेंचुरी का यानी कि 20वीं शताब्दी का ये कवि है, ठीक ना। उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है, चार्केल्स लिखा है, ये डेकनव ने लिखा। उसके बाद ये इंडियन नोवेलिस्ट बन चुका है, इसको भी भारतीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर चुका है। उसके बाद लिखा है कि द गाइड्स किसने लिखा है, तो एन के नारायण, ये ऊपर में आपको लिखा गया था वही है, ठीक ना। आप लोग इसको देख लेना है, नया या कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसको अभी मान लेते हैं, इसको लगभग 16 इसमें है, इसको आप लोग कर लेते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आपका खत्म हो गया। इसमें आपको पक्का 10 नंबर पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक। ये आपको देख लेना है, ठीक ना, इससे हो जाएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन लिए हैं, जिसको थोड़ा आप लोग को देख लेना है क्या क्या क्वेश्चन था। देखिए क्या नंबर में लिखा है कि द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, तो देखिए यही इसी तरह का क्वेश्चन आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से मिलेगा। बोला गया है कि द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, किसने लिखा है, तो आर के नारायण ने लिखा है। इसी प्रकार आपको मिलेगा कि गीतांजलि, क्या लिखेगा कि गीतांजलि आर रिटन बाय, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर को मार देना है। इसी प्रकार को आपको मिलेगा, बोलेगा कि ही इज कॉल्ड भारत दिस नाइटिंगेल, किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू को मारना है। इसी प्रकार से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखना है 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। लिखा गया है कि द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड एंड डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, करने का मतलब है कि इस काल का इंग्लिश को पढ़ना डिफिकल्ट था और समझना आसान कठिन था, ठीक ना। तो वे ओल्ड इंग्लिश को आप लोग मार देना है। उसके बाद लिखा गया कि हु रॉट ए पैसेज टू इंडिया, ने किसने ये लिखा, ये पैसेज टू इंडिया किसने लिखा, तो ई एम फॉरेस्टर ने लिखा है। उसके बाद लिखा गया है लास्ट में कि समर इन कोलकाता इज द कलेक्शन ऑफ पोयम बाय, किसने लिखा है, तो कमला दास ने लिखा है। ये क्वेश्चन का आपको देख लेना है। लास्ट में देखिए और थोड़ा सा देखना है, लिखा गया है कि मैकलेकॉन इज रिटन बाय, किसने लिखा है, कि जॉन ड्राइडेन ने लिखा है। उसके बाद लिखा गया है कि थग तलाक इज रिटन बाय, किसने लिखा है, कि गिरीश करमनंद ने लिखा है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना है। इस तरह का जो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा हिस्ट्री और इंग्लिश से, उसको थोड़ा देखना। देखिए हम बोल रहे थे कि हु इज नो एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नाइटिंगेल मतलब क्या होता है, कोकिला होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, सरोजिनी नायडू को कहते हैं। कलर को किसने स्पेलिंग सही बताया, तो अमेरिकन ने बताइए। तो आप लोग इसको देख लेना है। ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री और इंग्लिश देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट हम लोग इसको करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में देख लेना थोड़ा सा। देखिए ओल्ड इंग्लिश को कवर कब होता है कि एडी, यानी कि एडी 449 से लेकर के 1066 के बीच में आपको मिडिल इंग्लिश आपको का देखने को मिलेगा। 1550 से 1500 के बीच में, जी 1500 बोलते हैं, 1150 से 1500 के ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा मिडिल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखना है कि द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर द पीरियड, तो कब था, 1400 बोलते हैं, यानी कि 1150 से लेकर के आपको मिलेगा 1215 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आपको लास्ट में जो हम बोले थे, यदि आपको पैसेज याद क्या कहते हैं कि समरी याद नहीं है, तो सिर्फ आप ये 4 क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। क्या लिखा है, 1 नंबर में लिखा गया है कि राइट ए नोट, है ना, राइट ए नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इंग्लिश का क्या महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है। तो उसका क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ नीचे दिया गया है। इसको आपको क्या करना है कि आपको पढ़ लीजिएगा। बाकी समरी या नहीं आता है तो ये 4 नहीं जानते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन में से आपको एगो सॉल्व कर देना हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया, इंग्लिश हैज इंक्रीज आवर डेवलपमेंट, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव, ये आपको देख लेना है पूरा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको सिर्फ देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा गया देख लेना है कि हाउ इज इंग्लिश एंड नेशनल लैंग्वेज, कहने का मतलब इंग्लिश कैसे एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वो आपको देख लेना है। उसका भी आंसर यहाँ है। तो समरी नहीं पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन को देख लेना है। 2 क्वेश्चन तो आप लोग ऊपर देख लिए, तीसरा देख लीजिए कि राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, हाँ, यानी कि ये किस प्रकार एक मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश के ऊपर एक नोट लिखिए, यानी कि किस प्रकार से एक भविष्य इंग्लिश में जो बेहतरीन भाषा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उसको भी आपको उसका आंसर आपको देख लेना है। उसके बाद लास्ट में देखिए और एक क्वेश्चन लास्ट बचा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन
इंडियन इंडियन इंग्लिश नोवेल, हाँ, उसको लिखना है, जो वही जो नॉवेलिस्ट जो बोल रहे थे ऊपर में, वही उसी का मतलब 2-4 को यदि आप लोग नाम याद रखें उसी से हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। देखिए थोड़ा-सा वीडियो हम जल्दीबाज़ी में खत्म किए, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ़ आपको बकवास करके मैं वीडियो को लंबा करूँ। थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन आप लोग थोड़ा स्पीड करके देख लेना है और इसको अच्छे प्रकार से यदि आप लोग कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ़ ये आज कितना तारीख हो गया? मान लेते हैं कि आज 24-25 हो गया लगभग, यानी कि आपको ये आज से लगभग 10 दिन, तो 10 नहीं, मान लेते हैं कि 9 दिन या तो 8 दिन आपको समय मिला है। इसी दिन में आपको इसको इस पीडीएफ को पूरा कर लीजिएगा, यानी कि 6-7 दिन में, तो आपको कन्फर्म है कि इसमें आपको यानी कि 50 में लगभग तो 40 नंबर का तो मैं गारंटी लेता हूँ इसी पीडीएफ से ही आएगा, ठीक है ना? तो चलिए, और थोड़ा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को क्या करिए, आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप एकदम एग्जाम हॉल में यदि आपको करके जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्का यहीं से देखने को मिलेगा। आपको यदि समरी नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यही 4 क्वेश्चन जो नीचे में था उसको आप लोग देख लेना है, बाकी आपका परीक्षा एकदम बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही आपको परीक्षा में ये बेनिफिट करेगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा हम ऊपर चल जाते हैं, थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं इसको क्या-क्या आपको बोले हम। इसको छोटा करके आपको तो दिखा देते हैं हम थोड़ा-सा, कि आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना? तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए, और एक क्वेश्चन के लिए हम नहीं कराए हैं, देखिए आपका ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा, ये हम भूल गए थे। इसमें क्या करना है आपको, इसके लिए आपको समरी का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ इसमें लिखे हैं कैसे सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन में समरी का कोई वर्ड देखने को मिलता है, तो लेखक का नाम को मिले तो थोड़ा-सा क्वेश्चन को क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग उतार देना है और उसमें समरी वाला बात 2-4 लाइन को लिख देना है और क्वेश्चन को एकदम पक्का कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं 10 नंबर का है, तो 10 में इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से आपको 5 का आंसर देना है। यदि आप नहीं लिख के आते हैं, तो परीक्षा में तो नंबर मिलेगा नहीं। यदि थोड़ा-सा भी लिख देते हैं, तो आपको कुछ तो कुछ नंबर पक्का मिल जाएगा। इसीलिए समरी का सहारा लेकर के उस वर्ड को देखना है कि वो क्वेश्चन का कोई लाइन समरी से टच कर रहा है, तो उसी समरी से उसको ये किसने लिखा है, कौन समरी से लिया गया है, थोड़ा-सा उसको मिला-विला के लिख देना है 2-4 लाइन करके, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। यानी कि 2 नंबर का है, तो आप कम से कम 3 भी लाइन लिखते हैं, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना? तो चलिए, और यहाँ थोड़ा एक लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इसको छोटा कर करके। देखिए यही है मेन, ठीक ना? इस पीडीएफ को क्या करिए, आप लोग बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में इसी प्रकार सेम होगा, यानी 1 नंबर में जैसे-जैसे हम लिखे लिखते लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको इतना तक ही मिलेगा, ठीक? तो चलिए, अब आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको पढ़िए और अपने एग्जाम में आप लोग अच्छा करके आइएगा, ठीक ना? और इस वीडियो को क्या करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो देता रहूँगा, ठीक ना? और एग्जाम के अंतिम समय तक मैं आपके यानी कि देने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।